पर आते हैं। किरण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग। आप बताइए आज कहां पर बाइंग करेंगे, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह के मार्केट का सेटअप है, कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड ही हम जाएंगे। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो एबीबी का रहेगा। एबीबी अगर आप देखोगे डेली प्राइस चार्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न या तो फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काउंटर 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी लंबे समय के बाद आया है। साथ ही साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पे भी हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो एबीबी 5770 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। टारगेट थोड़ा हमारा बड़ा है, 5800 के टारगेट हम देख रहे हैं जो एक आध महीने में आ सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 5390 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो पहला कॉल एबीबी रहेगा। दूसरा कॉल है वो बीपीसीएल रहेगा। कल भी हमने डिस्कस किया था बीपीसीएल 260 के आसपास। अब आज जिस तरह का क्लोजिंग है 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम बीपीसीएल में लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में आप 290 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 254 मेंटेन करना है। तो बीपीसीएल एंड एबीबी हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। सीएल पर खरीदारी की राय 290 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 254 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा एबीबी इंडिया पर भी किरण जी ने खरीदारी की राय दी है। 5390 के स्टॉप लॉस के साथ 5800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो एबीबी इंडिया और बीपीसीएल ये दोनों कॉल्स किरण जी की तरफ से। कुणाल, आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? दो कॉल है। सबसे पहला इरकॉन है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 150 के एसएल के साथ। 161 का इमीडिएट टारगेट है जो इसका प्रीवियस हर्डल है, और जैसे ही ब्रेक होता है आपको 168 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एंजल वन है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम डेली चार्ट पे देखने को मिली है। आली चार्ट पे 50 एमए के ऊपर है, वीकली चार्ट पे भी काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। सो मल्टीपल ऐसे इक्वेशंस यहाँ पे है जिसके बेस पे यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 2160 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2265 का पहला टारगेट है, और जैसे वो ब्रेक करेगा आपको 2340 तक के भी लेवल, अल्टीमेट लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो इरकॉन और एंजल वन यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो एंजल वन पर खरीदारी की राय 2265 से 2340 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा एंजल वन पर ये लेवल्स, और इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल पर भी खरीदारी की राय। तो दो टॉप पिक्स इरकॉन इंटरनेशनल और एंजल वन जो कुणाल से आज सुबह निकल कर आए हैं। लेकिन इसके अलावा याद रखें काफी कुछ खबरें भी निकल कर आई है। सबसे पहले वायर्स एंड केबल्स बिजनेस पर नजर डालेंगे, जहां पर अदानी ग्रुप यानी अदानी एंटरप्राइजेस ने एक जॉइंट वेंचर किया है। और इस खबर के चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उन पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। हाल फिलहाल में अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी इसी सेक्टर में फोरे किया था। 1800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट ने किया था। तो दो नए प्लेयर्स वायर्स एंड केबल्स में एंटर होते हुए नजर आए हैं हाल फिलहाल में। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उन पर इम्पैक्ट दिखेगा, और उस पर ही टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, आरआर काबिल, इन सभी स्टॉक्स पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा? आरआर काबिल की बात करें, पॉलीकैब की बात करें, तो जिस हिसाब से जितने भी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, व्यू अभी फिलहाल ये स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड ही आप देखिए। पॉलीकैब 5438 के अराउंड है। जो टॉप बनाया था, इंटरमीडिएट टॉप 5150, उसका रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी फॉलोअप मोमेंटम आई है। यहाँ से फर्दर अपसाइड के मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5720, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 6100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। लो लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 5130 का है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है कि होल्ड करके रखिए 5750, एंड वो जैसे ब्रेक होता है आपको 6100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सामने आरआर केबल की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लगा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। 917 918 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया हुआ है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से अच्छे खासे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 960 980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आपको यहाँ पे 880 का देखने को मिल सकता है। तो आरआर केबल में यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। पॉलीकैब में ऑलरेडी पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मयूरेश जोशी, फंडामेंटल एक्सपर्ट विलियम ओनील से। मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। ये कूलिंग सेगमेंट वाले शेयर चल तो बहुत गए हैं, अभी गर्मियां बाकी हैं,
लेकिन 1100 के आसपास था वोल्टास, 1400 रुपए के आसपास हो गया। ब्लू स्टार में भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, हेवल्स में भी हाल फिलहाल जोश आ गया है। एक रिपोर्ट भी आई है वोल्टास को लेकर, पॉजिटिव रिपोर्ट लग रही थी, वो ब्रोकरेजेस की है। मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट क्या है। मोतीलाल ओसवाल की है, खरीदारी की राह है और लक्ष्य दिया है उन्होंने 1710 का, और नुआमा ने 1810 का लक्ष्य दिया है। अभी आप कितनी स्टीम देख रहे हैं? आपको लगता है कि अभी ये चाल जारी रहेगी तेजी वाली? मॉर्निंग अभिषेक। तो मुझे लगता है आई थिंक जो मोमेंटम है शायद बरकरार रह सकता है, क्योंकि जब समर सीजन का ऑनसेट स्टार्ट होता है जो इन्वेंट्री लेवल्स होती हैं ये अच्छी खासी निचले स्तरों पे होती है। और काफी एसी मैन्युफैक्चरर्स का कहना ये है कि शायद डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है ये समर सीजन के लिए। और मुझे लगता है आई थिंक अभी अक्रॉस सीजन्स हो गया है, जो आज पेनिट्रेशन है एसीज का, एयर कूलर मार्केट का, ये काफी कम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ओनरशिप ऑफ एसीज इज गोइंग टू बी अ रियलिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अगेन ये नहीं भूलना चाहिए कि आई थिंक विद द टैक्स कट्स दैट हैव प्रोबब्ली हैपेंड, जो इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग आ सकती है इकोनॉमी में, ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल दोनों की तरफ आई थिंक आ सकती है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये बिल्कुल मुमकिन और सस्टेनेबल रह सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक सम कंपनीज आर फ्लैग्ड ऑफ कि जो कंप्रेसर्स होते हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो अगर डिमांड 25-30% के ऊपर बढ़ी तो शायद दिक्कतें हो सकती हैं प्रॉब्ली सप्लाइंग दिस। बट जो यूनिटरी एयर सोल्यूशन हम कहते हैं, जिसे रूम एयर कंडीशनर्स कहते हैं, वहाँ पे आई थिंक रुझान ठीक ठाक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेगमेंट या जो बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी रुझान मुझे लगता है ठीक ठाक लग रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये सेक्टर शायद मोमेंटम रहे और स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर फोकस में बिल्कुल रह सकते हैं अगले 2 तिमाही में। ठीक है, तेजी अभी और बढ़ सकती है इन स्टॉक्स में, जो कूलिंग सेगमेंट वाले स्टॉक हैं। कुणाल, सेगमेंट जहां पर हम काफ़ी अच्छी बाइंग देख रही हैं और वो है पावर का। कल कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, टाटा पावर का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। टाटा पावर चला भी, लेकिन टाटा पावर के अलावा अगर हम पीएसयूज की भी बात कर लें, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर में टोरेंट पावर के शेयर में कल तेजी हमें दिखी है। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पावर में ये जो तेजी आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगी? कितनी तेजी आप देख रहे हैं? और अपनी पसंद के जरा 2 या 3 शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है। तो विजय, आई थिंक जैसे हम अभी एयर कूलिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो डिमांड है और पावर डिमांड जब पीक होती है पीक समर सीजन में, तो अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। एंड इंक्रीमेंटली अगर आप पिछले कई तिमाहियों से देखें कि जो पावर आउटपुट है या पावर कंजम्पशन है, इसने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जैसे सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बोथ इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ more transmission lines coming through semi-urban rural areas में, आई थिंक पावर डिमांड बढ़ती ही जाएगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो गवर्नमेंट का फोकस है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करनी है 180 से, ये पूरी इकोसिस्टम शायद फोकस में रहे। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक पावर जनरेटर्स हो, ट्रांसमीटर्स हो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ईपीसी प्लेयर्स हो, फाइनेंशियर्स हो, आई थिंक ये सारे स्टॉक शायद फोकस में रह सकते हैं। अगर आपको पिक एंड चूज करना है तो आई थिंक जो जनरेटर्स हैं वहां पे आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी आपके ध्यान में रहने चाहिए। एक अच्छा मिक्स है इन टर्म्स ऑफ थर्मल एंड रिन्यूएबल, डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, पावर ग्रिड विद इन दी ट्रांसमिशन स्पेस, क्योंकि जितनी ट्रांसमिशन लाइंस लगेंगी यू विल प्रॉब्ली नीड ऑलमोस्ट 1,50,000 सर्किट किलोमीटर्स टू बी एडेड, both in terms of renewables as well as thermal evacuation. और इसलिए आई थिंक पावर ग्रिड विद द डिविडेंड यील्ड कॉन्सेप्ट एज वेल शुड डू वेल। टेक्नो इलेक्ट्रिक जो एक ईपीसी प्लेयर है पावर का, आपने ट्रांसलेल लाइटिंग को देखा होगा, कल बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था 1600 करोड़ का। कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेटा सेंटर्स है टेक्नो के लिए, स्मार्ट मीटर्स हैं, एफजीडी इक्विपमेंट करते हैं और पोल्यूटिंग थर्मल प्लांट्स, जो काफी थर्मल प्लांट्स को लगाने पड़ेंगे अगले 2 वर्षों में, आई थिंक ये भी एक फोकस में रह सकता है एज फार एज पावर इज कंसर्न्ड। एंड इनफैक्ट इवन फाइनेंशियर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग लगेगी to ensure all these projects are handled, executed over the next few years. तो मुझे लगता है आई थिंक स्पेस इंटरेस्टिंग है, अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, और बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिसेंट मार्जिन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो ठीक ठाक रह सकती है, वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लोज
दोनों मैनेजेबल रह सकते हैं फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ऑब्वियसली थोड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, विद इन द स्पेस लीडरशिप स्टॉक्स पे फोकस रखें। बट यस, एज अ सेक्टर आई थिंक वी लाइक द सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 2 months.